मेरी राय में तो उनको एक ये रिवार्ड दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि सही काम करने के लिए रिश्वत नहीं ली जा सकती। गलत काम करने के लिए तो रिश्वत ली ही जाती है, परंतु सही काम को करने के लिए भी रिश्वत ली जा सकती है। नमस्कार, संवाद लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम निजामी। आज एक बात आग की करते हैं। दिल्ली में एक जगह आग लगती है, वो एक हाई कोर्ट का घर होता है, हाई कोर्ट जज का घर होता है। जब आग बुझाने फायर ब्रिगेड के पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, और जब आग बुझ जाती है तो एक कमरे से अनअकाउंटेबल पैसा बरामद होता है, जैसा कि बताया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा नाम है उनका, दिल्ली हाई कोर्ट के जज है। उसके बाद बवाल उठता है और उनका ट्रांसफर होता है उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अधिवक्ता है वो इसके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उठ के सामने आ रही है कि अगर जो बात सामने आ रही है, जैसे बताया जा रहा है, जो पैसा उसका वो विवरण नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा है, तो अब क्या होगा। अपोजिशन कह रहा है कि उनको इम्पीचमेंट किया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका क्राइम प्रूव हो जाता है तब कैसे क्या आगे बात बढ़ेगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने हम मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस एन मित्तल साहब, जो कि यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सर, पहली बात, ये पहला मौका नहीं है जब किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तमाम ऐसे मसले पीछे में देखा जा चुका है, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। या तो उनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाता या फिर वो रिजाइन कर देते हैं। जैसे शुक्ला की बात देखिए, वो हाई कोर्ट जज बने रहे, उसका जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद आगे बात बढ़ी, बात सीबीआई तक पहुंच जाएगी। जस्टिस कुद्दूसी की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे बातें। तो सर, अब जुडिशरी के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो जजेस हैं वो क्या वास्तव में करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर रेयर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। सर देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जजेस इन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और जहाँ तक आपने इम्पीचमेंट का प्रश्न उठाया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बहुत दुरूह है। उसमें कम से कम 100 राज्यसभा के सांसद या 50 एमपी वो मोशन मूव करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी से उस मोशन को पास होना होता है, जो कि बहुत दुरूह कार्य है। मेरी राय ये है कि ऐसे मामलों में, चूंकि अब इस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और न्यायपालिका की गरिमा और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए और इम्पीचमेंट के अलावा भी और कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स से सुझाव आ रहे हैं कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। निश्चित रूप से त्यागपत्र एक कहना चाहिए कि पद से हटने की बात है, परंतु त्यागपत्र के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि त्यागपत्र देने मात्र से जो आरोप है आपके ऊपर, वो आरोप समाप्त नहीं होता है। तो वर्तमान मामले में चूंकि हाईकोर्ट के जज के घर से एक बड़ी रकम, जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि करीब 15 करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई है। मेरी राय ये है कि ऐसे मामलों में तुरंत सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को उनके वर्तमान आवास पर और उनके जो पैतृक आवास है उनका इलाहाबाद में, या उनके जो निकट संबंधी हैं उनके सभी आवासों पर एक साथ रेड डाली जानी चाहिए, जैसा कि आम टैक्स की चोरी के मामलों में किया जाता है, क्योंकि जजेस भी कानून से ऊपर नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अभी तक इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण आया है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में इंक्वायरी करना भी बहुत ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि ये पैसा उनका है या किसी ने प्लांट किया। हालांकि 15 करोड़ रुपया ऐसी छोटी मोटी धनराशि नहीं है कि इसको कोई प्लांट कर सके। दूसरा, ये देखा जाना चाहिए कि ये पैसा उन्होंने मुकदमों को निर्णीत करने के एवज में प्राप्त किया या अन्य किसी सोर्स से। ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आदमी अचल संपत्ति बेचता है, अचल संपत्ति के मामले में स्टाम्प बचाने के लिए, या मान लीजिए मार्केट रेट पर आपने पूरा स्टाम्प दे भी दिया, उसके बावजूद भी कुछ पैसा ब्लैक मनी के रूप में प्राप्त होता है,
तो ये भी संभव हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बेची हो, उनका ब्लैक मनी उनके पास उस रूप में रखा हो, परंतु इसके बारे में वो खुद ही इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जहां तक स्थानांतरण का प्रश्न है, स्थानांतरण इसका इलाज नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण करने मात्र से आप उनकी जुडिशियल पावर तो उनकी कंटिन्यू रहती है। तो सबसे पहला कार्य तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये करना चाहिए कि वो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में रहें, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हों, उनको कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और उनको विदाउट वर्क करना चाहिए, जैसा कि जस्टिस एसएन शुक्ला के मामले में रखा गया था। और इसकी तत्काल एक जांच होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि एक हाईकोर्ट जज थी पंजाब में, निर्मलजीत कौर, उनके घर से भी 15 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। ये तो वर्तमान मामला तो 15 करोड़ का बताया जा रहा है। तो उस मामले में भी 2 चीफ जस्टिस ने और एक सुप्रीम कोर्ट की जज ने इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी थी और सीजीआई ने उस पर एक्शन लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इंक्वायरी की जानी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये धनराशि उनके घर से किस परिस्थिति में बरामद हुई, क्या वो धनराशि उनकी है या वो धनराशि किसी और की है, और वो धनराशि उन्होंने कैसे प्राप्त की। जैसे हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी पुलिस को पूरी छूट है और पूरा जुरिस्डिक्शन है कि उसके बारे में जांच करे। देखिए, मेरा मानना ये है कि न्यायाधीश भी या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी कानून के ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति कानून के नीचे ही है। तो कानून सबके लिए बराबर है और जनता में विश्वास दिलाने के लिए न्यायपालिका पर अगर कार्रवाई की जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भी इस बारे में एक स्टेटमेंट पब्लिक में आकर के मीडिया को देना चाहिए या कोई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार में देखिए बहुत सी बातें हैं, जब तक आप उन बातों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो फिर बातें बनती रहेंगी। तो इसलिए बातें ज़्यादा ना बने, इसका एक पटाक्षेप करना चाहिए और उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस बारे में क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या इस प्रकार की सूचना सही है, क्या इस प्रकार की जो रिकवरी हुई है वो सही है, और किन परिस्थितियों में वो पैसा उनके घर पर आया, कैसे उसको उनके घर से बरामद किया गया, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जजेस का रेजिडेंस बड़ा प्रोटेक्टेड रेजिडेंस माना जाता है और उसमें किसी भी थर्ड पर्सन को घुसने की परमिशन नहीं होती है। ये तो इत्तेफाक है कि आग लग गई और आग लगने पर दमकल कर्मी वहाँ पहुँचे और दमकल कर्मियों ने वहाँ भारी मात्रा में कैश पाया, अन्यथा तो ये मामला उजागर ही नहीं हो पाता। तो देखिए, मैं तो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ कि जब जाको प्रभु दुख दारुण देही ताकि मत पहले ही हर लेही, तो ये तो एक ईश्वर का विधान है कि किस तरीके से उनको एक्सपोज करना था। एक्सपोज वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं वो खुद बताएंगे, हम और आप उसके बारे में बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। और इसमें तत्काल रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए, तत्काल इंक्वायरी की जानी चाहिए, तत्काल एक जनता को एक विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि उनकी नीति भी ज़ीरो करप्शन की है, ज़ीरो टॉलरेंस की है करप्शन के मामले में, और किसी भी रूप से करप्शन को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। एक और मैं डिबेट कर रहा था, हाँ एक मिनट और लूँगा मैं, एक डिबेट में और कर रहा था न्यूज़ चैनल पर, तो उसमें हवाला दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एक्ट का। तो मेरा ये कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एक्ट जो है वो गुड फेथ में किए गए कार्यों के बारे में है। प्रोटेक्शन ऑफ जजेस रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, पक्षपात के मामले में, दबाव के मामले में निर्णय देने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल जितने भी कानून बन रहे हैं उसमें भी एक क्लॉज डाली जाती है कि एक्शंस टेकन इन गुड फेथ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो गुड फेथ है, अगर गुड फेथ में आपने कोई कार्य किया है, देखिए न्यायाधीश निर्णय करते हैं और आपने देखा भी होगा कि न्यायाधीशों के निर्णय, लोअर जुडिशरी का निर्णय है उसको हाईकोर्ट पलट देती है, हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सुप्रीम कोर्ट पलट देती है।
तो अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना ज्ञान होता है। निर्णय गलत हो सकता है, निर्णय सही भी हो सकता है, निर्णय गलत भी हो सकता है। परंतु अगर जानबूझ करके कोई निर्णय गलत दिया गया है या भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई निर्णय गलत दिया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो सर जितने भी जो जजमेंट अभी तक दिया है जस्टिस वर्मा साहब ने अभी तक दिया है, अभी तक एलिगेशन है, लेकिन अगर प्रूवन होता है, वो जो एलिगेशन प्रूव हो जाता है, जो आरोप है वो प्रूव हो जाता है और वो इलीगल मनी पाई जाती है, अनअकाउंटेड मनी पाई जाती है, तो क्या जितने जजमेंट अभी उन्होंने दिए हैं अभी तक की, क्या वो अंडर स्कैनर नहीं है, अंडरलेंस नहीं है? नहीं, वो मेरिट पे देखे जाएंगे और उसमें मैं नहीं समझता कि हाँ वो जजमेंट मेरिट पे देखे जाएंगे। क्योंकि देखिए, सही काम करने के लिए भी रिश्वत दी जा सकती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सही काम करने के लिए रिश्वत नहीं ली जा सकती। गलत काम करने के लिए तो रिश्वत ली ही जाती है, परंतु सही काम को करने के लिए भी रिश्वत ली जा सकती है। तो इसलिए मैं इस बारे में मैं स्पष्ट है मेरा मत कि जो भी जजमेंट उन्होंने दिए हैं उनको ऑन मेरिट देखना चाहिए, गुण-दोष के आधार पर देखना चाहिए, ताकि किसी भी वादकारी का कोई जो वैल्यूएबल राइट है वो प्रभावित ना हो। दूसरी बात ये कि अभी तक जो मामला आता है कि इम्पीचमेंट की एक प्रोसेस है जिसके बाद ही एक जज को हटाया जा सकता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जजेस ने अपने आप को कानून ऊपर मान लिया है कि जब तक हम इम्पीच होंगे हटाया नहीं जाएगा, कम से कम कुछ सस्पेंशन जैसी कार्रवाई को अब इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी कार्रवाई जिससे जजेस को थोड़ा बहुत ये डर और खौफ रहे कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट से पहले भी कार्रवाई हो सकती है, वो लंबी छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं, उनको काम करने से रोका जा सकता है। कि जैसे एस एन शुक्ला की बात है, जब उन्होंने रिजाइन करने से मना किया तो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको कोई केस उनके बेंच पे देने से मना कर, ठीक है आप आइए कोर्ट जाइए, लेकिन आप कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ हुआ था अगर मैं गलत? देखिए, तो क्या हाँ बिल्कुल सही है आप। सामान्य शासकीय कर्मचारी के मामले में सस्पेंशन का नियम है और सस्पेंशन के दौरान उनको आधा वेतन दिया जाता है और उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। परंतु हाईकोर्ट जजेस के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मामले में ऐसी व्यवस्था है। हाईकोर्ट जजेस के बारे में या सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सस्पेंड करने वाली बात। परंतु ये किया जा सकता है और किया जाता है कि उनको कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए, वो केवल अपने कोर्ट आए टाइम से, चैम्बर में बैठें और टाइम समाप्त होने के बाद अपने चैम्बर से चले जाएं, उनको कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए। ये प्रैक्टिकली संभव है और हुआ है और होता है। तो कैसा उनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, क्या ये सफिशिएंट है? कॉलेजियम का डिसीजन क्या अप्रिशिएटेबल है कि उनका ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ सही है? देखिए, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, ये जजेस तमाम जजमेंट्स में कह चुके हैं। इवन हिल एरिया में ट्रांसफ़र किया जाना या सुदूर एरिया में ट्रांसफ़र किया जाना या माँ बाप के बीमार रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाना, तमाम ऐसे निर्णय हैं कि ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। और जहाँ तक वर्तमान मामले का प्रश्न है, मेरी राय में तो उनको एक ये रिवार्ड दिया गया है, क्योंकि वो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, इलाहाबाद में ही प्रैक्टिस उन्होंने की है, इलाहाबाद में ही उनके सारे रिलेशंस रहते हैं, इलाहाबाद में ही उनका घर है। तो ऐसे में तो आपने उनको और घर में भेज दिया कि आप सुरक्षित रहिए। ट्रांसफ़र ही अगर करना है तो ट्रांसफ़र करिए, सिक्किम करिए, नागालैंड करिए, आसाम करिए, कोई ऐसी जगह करिए कि जहाँ वो दोबारा से अपना ऐसा कोई पैठ ना बना सकें, कि जिससे कॉकस ना बना सकें, कि जिससे वो भ्रष्टाचार संबंधी, हालांकि मैं अभी नहीं कह रहा कि ये धन भ्रष्टाचार का है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। ऐसे मामलों में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो सुदूर प्रदेशों में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। और न केवल भ्रष्टाचार के मामले में, मुझे एक प्रकरण याद आता है, जस्टिस रे हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके फादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस रे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज इलाहाबाद विजिट पर आए और जस्टिस रे किसी शासकीय कार्य से लखनऊ आए हुए थे, तो उन्होंने उन सुप्रीम कोर्ट जज को अटेंड नहीं किया और उसकी सजा उनको इतनी बड़ी भुगतनी पड़ी कि उनको तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट उनको तत्काल प्रभाव से सिक्किम हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। आप देखिए, कहाँ 160 जजेस का चीफ जस्टिस और कहाँ 2 जजेस का चीफ जस्टिस,
तो इस तरीके से उनको डिमोरलाइज किया गया। वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। तो ऐसे मामले भी हुए हैं, विंडिक्टिव अप्रोच भी रही है। तो ऐसे मामला जो वर्तमान मामला है, इसमें हम विंडिक्टिव नहीं कह रहे, बल्कि इसमें तो एक समय की मांग है। इसको तत्काल प्रभाव से उनको ऐसे जगह ट्रांसफर किया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए, जब तक उनको कोई जुडिशियल वर्क एलोकेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी, उनको क्या, किसी को। ट्रांसफर तो उनका हो गया है, जस्टिस वर्मा साहब का इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन वहाँ की जो अधिवक्ता है वो खासी नाराज है। वो ये कह रहे हैं कोई ट्रायल भी नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसे ऐसे करप्ट लोग आप यहाँ भेज दे रहे हैं, तो वो खासी नाराजगी उनको है। जी, ये हेडलाइन मैंने टीवी चैनल्स पर देखी है, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कूड़ा भी उन्हीं के घर का है ये। तो अपने घर के कूड़े को लेने में अधिवक्ताओं को क्यों ऐतराज है? कूड़ा भी तो उन्हीं के घर का है ये है। आप दूसरे के घर में फेंकेंगे अपना कूड़ा? अब अपने घर का कूड़ा अपने घर में एक्सेप्ट करिए ना, दिखाइए बड़ा दिल। और उनको, अगर वो भ्रष्टाचार में वाकई में लिप्त हैं, तो उनको जलील करिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। पर ये बात कि हम कूड़ेदान नहीं हैं, ये बात, हाँ, अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट का और कोई जज उनके यहाँ ट्रांसफर किया जाता तो ये बात कह सकते थे, परंतु ये तो कूड़ा उन्हीं के घर का है मान्यवर। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, यशवंत वर्मा साहब ने मेरे सामने, मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, मेरे सामने प्रैक्टिस किए। बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। और मैं ये भी बता दूं कि जिस वक्त उनका एलिवेशन हुआ था, उस वक्त वो इंडिया में यंगेस्ट थे, इंडिया में हाई कोर्ट जजेस में यंगेस्ट थे। और उनका कैरियर न केवल सुप्रीम कोर्ट तक था, बल्कि उनका कैरियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक था। अब ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता। मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, और ना इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी कही है। जो कुछ भी है, जो मीडिया में आ रहा है, हो सकता है मीडिया की न्यूज़ गलत भी हो सकता है कि ये धनराशि 15 करोड़ की ना हो सकता है कि और कोई बात हो। उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो किसका क्या रोल है, उनके लड़के बच्चों का है, या उनके बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका पैसा है, क्या है, अभी कुछ नहीं कर सकते, प्रीमेच्योर है अभी। बट सर, एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई जिसे जुडिशरी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि एक जज के घर से इतना बड़ा पैसा पकड़ा गया है। फिलहाल अगर क्लीन चिट मिल जाती है, सही क्लीन चिट मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो एक बड़ी शर्मनाक बात है। आपके ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप हैं, लेकिन सर आखिरी सवाल ये मेरा है कि इस घटना के बाद अब ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लॉ मिनिस्ट्री को, जिससे कि ऐसी घटना को रोका जा सके? हालांकि इंसान है, बहक कोई भी सकता है। बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। ना, हाँ, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, एक तो हाई कोर्ट में अंकल प्रैक्टिस बड़ी मशहूर है। अंकल प्रैक्टिस से मेरा तात्पर्य ये है कि जो सिटिंग जजेस हैं, उनके लड़के बच्चे, बेटी, भाई बहन, रिश्तेदार, बहुत से लोग उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर आपको किसी जज से कोई मैटर नहीं सुनवाना है, आप देखते हैं कि वो जज बहुत स्ट्रिक्ट है और वो आपका काम नहीं कर पाएगा, तो आप उसी जज के किसी रिश्तेदार से एक वकालतनामा लगवा देते हैं। और चूंकि एक ये परंपरा है कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमारे सामने अपीयर हो रहा है तो हम उसका मैटर नहीं सुनेंगे, तो वो जज कर देता है नॉट बिफोर मी। तो अंकल प्रैक्टिस हर हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में एक भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है। जैसे 96 के आसपास था कि जब भी कोई एलिवेशन होता था तो उनको दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर कर दिया जाता था। बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस अब रिवाइव करने की जरूरत है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जहां आपने 25 साल 30 साल प्रैक्टिस की है, वहां आपने हाई कोर्ट के ऑफिस में भी बाबुओं के साथ तमाम तरीके से व्यवहार किया होगा। वकील होते हुए सारे व्यवहार करने होते हैं। आपके दोस्त भी हैं वहाँ, आपके साथी भी हैं, आपके जूनियर भी हैं, आपके सीनियर भी हैं जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं। तो ऐसे मामले में आप निष्पक्ष कैसे रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें
जो बार से एलिवेशन होने वाले जजेस हैं, उनके बारे में तो कम से कम ये होना ही चाहिए। हालांकि पहले ये था कि चाहे आपका एलिवेशन बार से हो, चाहे आपका एलिवेशन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हो, आपका दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होता ही होता था। तो ये परंपरा पहली बात तो शुरू की जा सकती है। दूसरी चीज़, जो संबंधित चीफ जस्टिस हैं, उनको भी इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन सा जज बेईमानी में लिप्त है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जिला जज होते हैं, जिला जज अपने माध्यम से ये पता करते हैं कि किस मामले में कौन जुडिशियल ऑफिसर कितनी बेईमानी कर रहा है और किस केस में वो बेईमानी करने की संभावना है। तो ऐसे केसेस को जिला जज या तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं या जिला जज अपने यहाँ मंगवा लेते हैं। तो हाई कोर्ट में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर कोई जज भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके आचरण पर नज़र रखी जानी चाहिए, उसके जजमेंट्स पर नज़र रखी जानी चाहिए और एक हमें इसमें मशीनरी डेवलप करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसे मित्तल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। तो अभी के लिए बस नहीं, बहुत जल्द एक नए इशू के साथ, मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।